टॉप मैनेजमेंट मिशन और विजन डिफाइन करेगी, जिस मिशन और विजन को लेकर मैनेजर्स सुपरवाइजर्स आगे लेके चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। और इसके बाद जो अगली चीज़ डिफ़ाइन होगी वो होगी डिफ़ाइन रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रोल्स क्या होते हैं? रोल होता है जैसे कि आप किचन में काम कर रहे हैं, एक शख्स सब्ज़ी काट रहा है, एक शख्स गोश्त काट रहा है। एक शख्स का काम ये कि वो स्टोव जला के रखेगा, मेक श्योर करेगा कि स्टोव इतने फ़ारेनहाइट पे पहुंच जाए, इतनी डिग्री पे पहुंच जाए, तो उसके बाद उसमें खाना जाएगा। एक शख्स क्वालिटी चेक करेगा। तो हर शख्स का अपना अपना एक रोल है, वो एक अपना मुनफरिद रोल उस ऑर्गेनाइजेशन में और उस किचन में अदा कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी रोल्स डिफ़ाइन होंगे कि हर बंदे का एक अपना डिफरेंट रोल होगा। सेल्समैन का अपना एक अलग रोल होगा, एक अकाउंटेंट का एक अलग रोल होगा। अकाउंटेंट मुख्तलिफ काम कर रहा होगा, ग्राफिक डिज़ाइनर अलग काम कर रहा होगा, वीडियो एडिटर अलग काम कर रहा होगा। एक ग्राफिक डिज़ाइनर का डिज़ाइनिंग का जो मैनेजर है उसका अलग काम होगा। तो ये रोल्स डिफ़ाइन करने के लिए आपको सबके रोल्स जो हैं डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। आप सबके रोल्स डॉक्यूमेंट करेंगे, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल्स डिफ़ाइन होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बनी होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोग्रेस है वो 67% सक्सेसफुल होती है। मादरत के साथ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन हो, जेडी बनी हुई हो, उनके सक्सेस होने के चांसेस 67% ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन नहीं होती है। तो आपने पहले रोल डिफ़ाइन किया। आपने रोल ये डिफ़ाइन किया कि एक लड़का जो है वो डेली, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी चिप्स की कंपनी है, आपने बोला भाई आप जो है पर डे 6 किलो चिप्स सेल करोगे। ये हो गया उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल हो गया उसका सेल्समैन का, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि उसने 6 किलो का चिप्स पर डे बेचना है। एट द एंड ऑफ द डे वो रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना के अपने मैनेजर को भेजेगा। ये उसका टारगेट है, उसने ये टारगेट अचीव करना है। ये सारी चीज़ें आपने ज़ुबानी नहीं बोलनी, ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट करनी है। हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई का, हर एक इंडिविजुअल जॉब टाइप का आपने एक जेडी बनानी है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनानी है, जिसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन होंगी और उसमें ये लिखा हुआ होगा कि वो क्या करेगा और वो कैसे करेगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको उसमें डालनी है उससे काम करवाने के लिए। एम्प्लॉई बेस्ड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं बनती है, एम्प्लॉई जॉब टाइप बेस्ड बनती है। मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर 5 सेल्समैन हैं, अब्दुल्ला, अहमद, करीम और जवाद, तो आप उन सब के अलग अलग जेडीज़ नहीं बनाएंगे, बल्कि सेल्समैन का एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनेगा जिसमें उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई होंगी। और जब भी आपके पास कोई नया सेल्स पर्सन आएगा, आप उसको उसकी वो जॉब डिस्क्रिप्शन पकड़ा देंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पकड़ा देंगे। उसको आप उसमें ट्रेन करेंगे और वो उसको बता देंगे उसके ओरिएंटेशन टाइम पे कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने ये टास्क जो हैं परफॉर्म करना है। एक सवाल अक्सर मेरे पास यहाँ पर आता है कि फिर जेडी आपने अगर किसी एम्प्लॉई को फर्स्ट मंथ दिया और 1 साल के अंदर उस काम में बहुत तब्दीली आई है, तो जेडी से उसका काम डिफ़र कर गया है, तो इन दैट केस क्या करना चाहिए? आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस को रिव्यू करने का क्वार्टरली एक प्लान बना लीजिए और हर 3 से 4 महीने पे अपनी मैनेजमेंट के साथ बैठ के उन जेडीज़ को रिव्यू कर लिया करिए। तो आप क्वार्टरली डिसाइड कर लेंगे कि आपने हर 3 से 4 महीने पे बैठना है और उन जेडीज़ को रिव्यू करना है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, एक्सपेंड करेगी, नई नई प्रोडक्ट्स आएंगी, नई नई सर्विसेज आएंगी, सेल्समैन का काम भी थोड़ा तब्दील होगा। वो बिल्कुल उसी तरीके से हर एम्प्लॉई का जो रोल है वो उसमें तब्दीली आएगी, रोल इवॉल्व होगा। तो आप एक जेडी या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के उसको सालों नहीं लेके चल सकते। आपने हर क्वार्टरली आपने डिसाइड कर लिया अपनी स्पीड के हिसाब से कि कितनी तेज़ी से तब्दीली आ रही है किसी रोल के अंदर। अगर उस रोल में तब्दीली हल्के आ रही है तो आप 6 महीने बाद अपना एक पीरियोडिक असेसमेंट डिफ़ाइन कर लीजिए, नहीं तो आप उसको 4 महीने के बाद डिफ़ाइन कर लीजिए। ये आपके अपने ऊपर है कि आप कितने अरसे में बैठ के दोबारा से जेडीज़ देखना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं। आइडियली जेडीज़ जो है HR का डिपार्टमेंट रिव्यू करता है और अपनी रिकमेंडेशंस टॉप मैनेजमेंट को भेजता है और टॉप मैनेजमेंट उसको अप्रूव करती है, तो HR उसको जेडी को अपडेट कर देता है।
तो ये तो था रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिफ़ाइन करते हैं तो इससे एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं उठते। आपको पता होता है कि मेरा एम्प्लॉई क्या डिलीवर करेगा, एम्प्लॉई को पता होता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा बॉस, मेरा मैनेजर मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन करना हाईली रिकमेंडेड है, और जितनी भी अच्छी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जॉब डिस्क्रिप्शन के बगैर कभी भी काम नहीं करती, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द की टू सक्सेस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू हैव कंक्रीट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब डिस्क्रिप्शन उनकी ऑर्गेनाइजेशन में हर जॉब टाइप के लिए मौजूद हो। ये जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन करने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ कि टीम्स को मैनेज कैसे करना है। तो टीम्स को मैनेज करने के लिए उनकी साइकोलॉजी समझनी ज़रूरी है। जब आप टीम्स को मैनेज कर रहे होंगे तो और उनको ये पता होगा कि उन्होंने क्या काम परफॉर्म करना है, तो आपके और उनके दरमियान एक सिंक्रोनाइजेशन होगी, आप सब एक पेज पे होंगे। अगर हवा में सारी चीज़ें चल रही होंगी तो इससे प्रॉब्लम्स रेज होंगी और टीम मैनेजमेंट में इश्यूज़ आएंगे। तो इसलिए इट्स ऑलवेज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करके रखें, जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से बना के रखें और पीरियोडिक रिव्यू करिए, ताकि उसमें जो तब्दीली आई है आप उसको अपडेट करके अपने पास सेव कर सकें और एम्प्लॉय को भी अपडेट कर सकें।